जय हिंद बच्चों। हम FS 15 का पेपर 2 के कुछ सवाल डिस्कस करने वाले हैं। पेपर का लेवल अच्छा था तो कुछ मैं उठा रहा हूँ। इसके अलावा मान लीजिए आपको कोई लगे नहीं सर इसको और डिस्कशन करना तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, अपने उसको डिस्कस कर सकते हैं। एक तो हम यहाँ पे करें प्रॉब्लम नंबर 1, यहाँ पे देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 1 के बाद में हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 8, प्रॉब्लम 9, 10, प्रॉब्लम नंबर 13 और प्रॉब्लम नंबर 17। क्लियर? इतने सवाल हम यहाँ पे करेंगे। तो आइए बच्चों इसको शुरुआत करते हैं, अपने डिस्कस करते हैं। हम पेपर 2 में पहला सवाल कर रहे हैं। इसे बोला गया ए बॉडी इज ड्रॉप्ड ओवर ए फिक्स्ड रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री। तो हमने इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री बना दिया और इसको h हाइट से गिराया गया। तो अगर आप h हाइट से गिराएंगे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी, √2gh। इस वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी आ रही होगी, जो नीचे आने की जो वेलोसिटी है v, वो कितनी है, √2gh। सही है ये बात। अभी टकराने के बाद वैसे चला गया तो मान लो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे बच्चों कितनी आपके पास, कुछ v1 मान लीजिए, ठीक है। तो ये हमने दिखा दिया अभी, इसकी यहाँ पे वेलोसिटी ये हो रही है। अब देखिए जो लाइन ऑफ इंपैक्ट है, मतलब जो आपके पास में जो इंपल्स रहेगा वो इस लाइन के अलोंग रहेगा, इंपल्स इस लाइन के अलोंग रहेगा, मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी आपके पास में जो है वो अलग तरीके से लिखी जाए। पहले हम इस वाले में देखते हैं। तो बच्चों ये वेलोसिटी v होगी, ये वाला एंगल 45 हो गया, ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, 45। तो जो नॉर्मल का इंपल्स लगा, दैट इज इंपल्स ऑफ नॉर्मल, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास में, mv cos 45 प्लस mv1 cos 45। क्लियर है ये बात? आपके इसमें ऐसे पार्टिकल आ रहा था इस लाइन के अलोंग, मतलब अगर आप इस लाइन के अलोंग चेक करें, ऐसे आता है, इंपल्स ऐसा लगा तो ऐसा हो गया आपके पास। ऐसी इक्वेशन लिख पाएंगे? ठीक है, मैं डायरेक्ट करती है, बेसिक से करेंगे तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं, पहले ऐसा था, इंपल्स लगा उल्टी तरफ तो -j, वजह भी उल्टी तरफ रहे तो -mv1 cos 45। आप ये सोल्व कीजिए, यही आ जाएगा घूम के, ये इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब देखिए इसकी वजह से फ्रिक्शन का भी इंपल्स रहेगा, दिस इज इंपल्स ऑफ फ्रिक्शन, वो कितना होता है, दैट इज म्यू मल्टीप्लाई एन, और उसकी वैल्यू आप यहाँ पे देख लीजिए तो ये बन जाएगा म्यू की वैल्यू सवाल में गिवन है आपको 1/2, और यहाँ पे बन गया mv cos 45 प्लस mv1 cos 45। सही है ये बात? ठीक है। अब देखिए इस वाली लाइन के अलोंग जो आपके पास में इंक्लाइंड प्लेन है, उस प्लेन के अलोंग अगर आप वेलोसिटी देखेंगे तो पहले ऐसी वेलोसिटी थी आपके पास, दैट इज mv1 cos 45 ऐसे बोल सकते हैं, और फाइनली कुछ ऐसे होगी आपके पास, दैट इज mv1 cos साइन कर लो चाहे cos कर लो बराबर ही वैल्यू है, sin 45, और ये वाली वैल्यू भी दिस विल बी sin 45। अब देखो यार क्या हुआ, फ्रिक्शन का इंपल्स लगा होगा किस तरफ, पीछे की तरफ, ऐसे इधर को फ्रिक्शन का इंपल्स लगा होगा, दैट इज इंपल्स ऑफ फ्रिक्शन। अब आप इक्वेशन क्या लिखेंगे, mv1 sin 45 माइनस j ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू mv1 mv0 है ना, ये वाली दिस टर्म इस v0, ये v0, और यहाँ पे mv1 sin 45। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से उठा के यहाँ पे, तो आपको v1 की क्या पूछा, क्या इसने आपसे पूछा गया कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, पहले v1 निकालना पड़ेगा। तो पहले v1 निकाल लेते हैं, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देता हूं मैं। तो यार ये बन गया mv0 sin 45 माइनस हाफ mv1 cos 45 माइनस हाफ mv1 cos 45। दिस इज v0, इसको v0 बोल देते हैं ना, सही है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, mv1 sin 45। डन है ये बात? ठीक है। देखिए बच्चों ये तो बन गया हाफ, दिस इज हाफ mv0 साइन को सब साफ करो यार इसको यहाँ पे, तो ये बन गया हाफ mv0, इन दोनों को सॉल्व किया तो, और उधर जाएंगे तो ये बन जाएगा 3/2 mv1। तो यहां से ये m से m साफ हो गया, तो यहां से जो v1 की वैल्यू आई आपके पास, दैट इज v0/3। तो v1 की वैल्यू आएगी v0/3। अब सवाल में कुछ बचा ही नहीं। अब आप e की इक्वेशन लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, लाइन ऑफ e इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना है, v1 cos 45, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना आपके पास में, v0 cos 45। आप कर लीजिए तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। तो आपके पास जो आंसर आएगा e का, दैट इज 1/3। तो सिंपल था, आपको ये चीज चेक करनी थी भाई साहब, इस वाली लाइन के अलोंग किसका इंपल्स रहेगा, फ्रिक्शन का इंपल्स, इसके अलोंग नॉर्मल का इंपल्स, और फ्रिक्शन का इंपल्स होता कितना, म्यू मल्टीप्लाई इंपल्स ऑफ नॉर्मल।
म्यू मल्टीप्लाई, इसको ऐसे लिखना ज्यादा खूबसूरत है। डन, ठीक है, आप इसको देख लीजिए फिर अपने आगे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7 कर रहे हैं। इसमें बोला कि सिलेंडर है आपके पास में, उसको रोटेट किया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अब एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब एक्सिस के पैरेलल है। जैसे ये अगर सिलेंडर का मैं टॉप व्यू बनाया है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ होगा या फिर अंदर की तरफ होगा, उसके बारे में क्लियर पिक्चर सवाल में नहीं है। पहले ऑप्शन में इसने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सिलेंडर विल बी प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए अब यहाँ पे अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन्स पे दो फोर्स लग रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल भी लग रहा है m⍵²r और एक मैग्नेटिक भी लग रहा है, दैट इज q v क्रॉस b। इसकी डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। सर इससे पहले तो हम कभी नहीं लिया था सेंट्रीफ्यूगल, अब की बार क्यों लिया? बिकॉज इसमें ओमेगा की जो टर्म है वो इस हिसाब से लिखा हुआ है कि ओमेगा इज इक्वल टू EB/m, और ये तभी मिलेगा जब आप सेंट्रीफ्यूगल को कंसीडर करें। क्लियर? अब देखिए भाई साहब, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स नेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर ये दोनों बराबर नहीं होते, अगर ये दोनों बराबर नहीं होते, इस पे कुछ फोर्स लग रहा होगा तो चार्जेस मूव करेंगे। एट द एंड स्टडी स्टेट के अंदर जितना फोर्स इन दोनों की वजह से लग रहा होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा होगा। तो अगर आप बोले सर एफ नेट 0 करने के लिए, एफ नेट 0 के लिए क्या होना चाहिए? m⍵²r इज इक्वल टू E⍵b। तो यहां से ये ओमेगा से ओमेगा साफ हो गया, आर से आर साफ हो गया, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई EB/m, EB/m। तो अगर इतना होता तो भाई साहब ये दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस आउट कर रहे थे, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता। पर आपको सवाल में गिवन है कि ओमेगा इज नॉट इक्वल टू EB/m, मतलब या तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा या फिर ये वाला फोर्स बड़ा होगा। क्लियर है ये बात? अब इसकी डायरेक्शन भी इधर उधर कहीं भी हो सकती है, वो डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड पे, वो गिवन नहीं है, या तो ऐसा होगा या फिर कुछ ऐसा होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे पता है कोई भी केस में या तो ω²r प्लस माइनस क्या बनेगा, ये E⍵r⍵b। तो ये आपके पास में एफ नेट बनता है, मतलब एफ नेट। क्लियर? और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किससे बैलेंस आउट होगा? इसी से बैलेंस आउट होगा। तो यहाँ पे जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है? आर के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली। तो ए ऑप्शन सही हो गया। फिर इसने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सिलेंडर इज रेडियली अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसने बोला कि अगर मैं इस वाले, देखो इसने बोला कि जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो किस तरफ होना चाहिए? रेडियली आउटवर्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा तो जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा होगा वो इनवर्ड लग रहा होगा, E इंटू में E। इसका मतलब जो एफ नेट आपके पास में आएगा, एफ नेट किस किस की वजह से? दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, नहीं तो आप ऐसे लिखिए दैट इज सेंट्रीफ्यूगल प्लस एफ मैग्नेटिक, वो ऐसा आना चाहिए आपके पास में, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। सही है ये बात? क्योंकि उसको काटने के लिए होना पड़ेगा। अब देखो यार, आप चाहते हैं इन दोनों का नेट सम बाहर की तरफ आ जाए, तो उसमें अगर ये मैग्नेटिक फोर्स उस तरफ हो गया, ये मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ आ गया, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों फोर्स इसी तरफ आ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगा, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगा, फोर्स ऐसे आ जाएगा। आपको बोलेगा फोर्स रेडियली आउटवर्ड, फोर्स अगर रेडियली सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अब भाई साहब मुद्दा ये है कि हमें चाहिए ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए जो इन दोनों का नेट सम आना चाहिए वो इस तरफ आना चाहिए। तो उसमें अगर मैग्नेटिक फोर्स भी इस तरफ हो गया तब तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हुए तब हम क्या चाहते हैं कि m⍵²r बड़ा होना चाहिए किससे? QVB से। तो यहां पे क्या कट रहा है? ओमेगा ने ओमेगा को मार दिया, आर ने आर को मार दिया, तो ओमेगा की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए किससे? EB/m से। क्लियर? तो बी ऑप्शन सही हो गया। अच्छा, चार्ज डेंसिटी इनसाइड द सिलेंडर में भी पॉजिटिव नेगेटिव 0। देखिए चार्ज डेंसिटी के लिए आप गॉस लॉ लगा लो, आप बोलेंगे सर E.ds इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब पता सर E तो आर्क पे डिपेंडेंट है, E तो आर्क पे डिपेंडेंट है, तो आप कहीं भी कोई क्वेश्चन सरफेस ऐसे पकड़ेंगे, मान लीजिए ऐसा कुछ क्वेश्चन सरफेस पकड़ा, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम, तो फ्लक्स आएगा नेगेटिव। सिमिलरली अगर यहाँ पे ज्यादा हो यहाँ पे कम होगा तो फ्लक्स आएगा पॉजिटिव, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो फ्लक्स आएगा 0। मतलब तीनों केस ही पॉसिबल हैं, पर वो डिफरेंट ओमेगा के कोरस्पोंडिंग होंगे। फिर बोला कि इफ ओमेगा इज इक्वल टू EB/m देन चार्ज डेंसिटी इनसाइड सिलेंडर इज 0। वो कब होगा चार्ज डेंसिटी 0? तब या तो E यूनिफॉर्म हो अंदर, वो संभव नहीं है बिकॉज E आएगा तो हमेशा रेडियस का फंक्शन आएगा, या फिर हो सकता है E ही 0 हो जाए। और E 0 होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? ये दोनों बराबर होना चाहिए। जब ओमेगा इज इक्वल टू EB/m हो जाएगा तो उस वाले केस में आपके पास में जो चार्ज डेंसिटी आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि E आपके पास में अंदर 0 है,
ई आपके पास में अंदर 0 है, तो अगर आप गॉसियन सरफेस से बात करेंगे तो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फ्लक्स वाली टर्म 0 है तो क्यू भी क्या हो जाएगा 0। तो इसके चारों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, ए बी सी डी सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 8 में बोल रहा है क्वार्टर सर्कल है, हमने बना दिया क्वार्टर सर्कल, इसकी रेडियस आपके पास कितनी है बच्चों, कुछ आर है। आपको बोला कि डाइपोल को रखा गया ऐसे वाई एक्सिस के अलोंग, फिर क्या कर रहे हैं हम इस क्वार्टर सर्कल को इसके अबाउट ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो हम ये जानना चाह रहे हैं भाई साहब ए पॉइंट और बी पॉइंट के अंदर जो आपके पास में ईएमएफ आएगा वो कितना आएगा। देखिए अगर आपके पास में ईएमएफ जो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता तब हम एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, पर इस वाले केस में यूनिफॉर्म नहीं आएगा। हम कैसे करेंगे, यहाँ पे आपने इस वाले पॉइंट के लिए मान लीजिए आप चर्चा कर रहे हैं कितने एंगल पे, यहाँ से कुछ थीटा एंगल पे एक पॉइंट है, हम उस पे के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक जो उसका मूवमेंट था उसे कंपोनेंट तोड़ दिए, इधर m cos थीटा इधर m sin थीटा। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ सवाल में m गिवन है, तो m मैग्नेटिक मूवमेंट है, मास नहीं है। अब देखिए इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बच्चों वो तो आया कुछ ऐसा, इसकी वजह से कितना आता है आपके पास में 2k p डिवाइड बाय r क्यूब, ठीक है। और एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऐसा आपके पास, दैट इज kp बाय r क्यूब, k की जगह क्या लिखते हैं यहाँ पे म्यू नॉट बाय 4 पाई m डिवाइड बाय r क्यूब, क्लियर। तो ये तो टेंजेंट डायरेक्शन में आएगा आपके पास, ये तो टेंजेंट डायरेक्शन में आएगा और ये इसके परपेंडिकुलर आएगा। अब देखिए ईएमएफ के लिए जो फॉर्मूला आता है v क्रॉस b डॉट dl, तो हम बोलते हैं v b और dl तीनों आपस में क्या होने चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो भाई साहब ये तो खत्म होगी इसकी कहानी, तो क्यों, क्योंकि ये dl भी टेंजेंट डायरेक्शन में आएगा और ये वाला b भी टेंजेंट डायरेक्शन में आएगा, तो ये तो खत्म हो गया, सिर्फ इसकी वजह से दिखना है। तो इसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो v कैसा है बच्चों, v है रेडियली आउटवर्ड, v कैसा है रेडियली आउटवर्ड। सबसे पहले v का एक्सप्रेशन लिखा तो ये v हो गया ओमेगा r sin थीटा, क्लियर। b का एक्सप्रेशन आपको पता है, b का एक्सप्रेशन कुछ आपके किस तरफ है, b का एक्सप्रेशन कुछ इस तरफ है, ठीक है। तो v ऐसा है, b ऐसा है, d ऐसा, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ पे d लिखेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा r sin थीटा, b की जगह आपके पास आएगा 2 म्यू नॉट m डिवाइड बाय 4 पाई r क्यूब, vb और आप यहाँ पे, ठीक है, ये ओमेगा वाली टर्म, अच्छा ये तो v की टर्म आ गई, ये b की टर्म आ गई, और dl कितना हो जाएगा बच्चों, dl ये वाली लेंथ हो जाएगी, छोटी सी लेंथ, और वो कितना है आपके पास r d थीटा, तो आपने लिख दिया इसको r d थीटा। अच्छा डायरेक्शन देखते हैं भाई साहब ईएमएफ की, तो अगर आप ईएमएफ की डायरेक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आया, छोटा सा एलिमेंट है, वेलोसिटी जो है वो बाहर की तरफ है, आपने बना दिया वेलोसिटी बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और डीएल आपके पास में इस तरफ है। तो हम कैसे चेक किया करते थे, ये तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपके पास, भागी था वेलोसिटी, तो बी को आशीर्वाद दिया, वेलोसिटी बाहर की तरफ, तो इस डायरेक्शन में आ रहा है आपके पास बैटरी, तो हर एक में ऐसा ही आएगा, तो आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप बच्चे इसको डायरेक्टली ऐड करने जाएंगे तो क्या एक्सप्रेशन बनता है, देखिए ये चेक कर लेते हैं, हमने पूरा सही किया ना, हमने इसको लिखा ये दिस विल बी m cos थीटा ना, और ये m sin थीटा, तो यहाँ पे आएगा m cos थीटा। अब आप इसे लिखिए dE इज इक्वल टू ओमेगा r, ठीक है, ये ओमेगा r कट जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बाय r स्क्वायर आ जाएगा ना, ये r यहाँ से कट जाएगा तो r स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में 1/4 पाई, ठीक। एक और r था तो यहाँ पे सिर्फ r बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा कुछ आपके पास m, और इधर बन जाएगा एक म्यू नॉट भी आएगा ना आपके पास, म्यू नॉट आ गया, एक ये आ गया, और यहाँ पे बन जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। तो आप इसको क्या लिख देंगे, डी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई ओमेगा m बाय r, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कर दो, कहां से कहां तक करना है आपको, 0 से लेके 90 डिग्री तक। बच्चों आप इसे सोल्व कर लीजिए, सोल्व करें तो इस e की वैल्यू जो आपके पास आएगी दैट इज म्यू नॉट m ओमेगा डिवाइड बाय 4 पाई r। कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 9 सिंपल है पर लैंग्वेज समझ में नहीं आती, बोलना क्या चाह रहा है। एक्चुअली इसमें क्या है कि ये एक वर्टिकल प्लेन के अंदर, ऐसे वर्टिकल प्लेन के अंदर एक केज को रखा गया ना, एक जाल है, ऐसे जाल पे इसमें ऐसे प्लेटफॉर्म है। अगर मान लो इस पे कोई बंदा मूव करता है तो क्या होता है, इधर उधर टिल्ट होगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, इस वाले पॉइंट के अबाउट ही हिंज है, ऐसे ऐसे घूम सकता है, क्लियर। अब इसने बोला कि ये जो कोई भी बंदा इस पे चलता है, जो इंसेक्ट चलता है, वो ऐसे चलता है कि आपके पास में केज नहीं मूव करता, तो यार वो कैसे हो सकता है, उसको होने के लिए क्या, मान लें यहाँ पे इसका कुछ mg लग रहा होगा, क्लियर, और चल रहा होगा तो इस पे इस तरफ कुछ ऐसे फ्रिक्शन लगा रहा होगा। अगर ये केज नहीं हिलना चाहिए, मतलब इन दोनों की वजह से नेट टॉर्क बैलेंस आउट हो जाए, किस किस की वजह से, mg की वजह से और f की वजह से। तो हम कैसे करेंगे, मान लेते हैं इसकी दूरी यहाँ पे कुछ x है, तो टॉर्क क्या लिखेंगे, mgx माइनस fh दैट शुड बी इज इक्वल टू 0,
तब भी ये संभव है कि इस वाले पॉइंट के अबाउट ये केज ना घूमे या फिर मूव ना करे। तो यहाँ पे अगर आप F देखेंगे तो कितना है, जैसे mgx डिवाइड बाय h, ये भाई साहब फ्रिक्शन आ गया। और अगर यही फ्रिक्शन है इसके ऊपर तो इसका एक्सप्रेशन भी यही आएगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू m में लिखा जा सकता है। तो भाई साहब ये बन गया mgx डिवाइड बाय h इज इक्वल टू ma, ये यहाँ पे साफ हो गया। तो a की वैल्यू आ गई gx बाय h, और एक्सीलरेशन इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, मतलब ये एसएचएम की इक्वेशन बोल सकते हैं। आप चाहें तो हमें माइनस भी लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और एक्सीलरेशन इस तरफ है। मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए ये जो इंसेक्ट है इसे कैसा पाथ करना फॉलो करना पड़ेगा, एसएचएम फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, तो ओमेगा निकाल लीजिए आप, अंडर रूट जी बाई एच। अब पहला सवाल इसने क्या बोला, टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी देखिए ऐसे एसएचएम का पूरा टाइम पीरियड होगा यहां से लेके वापस यहां पे आने में, तो ए से बी जाने में जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, टाइम फ्रॉम ए टू बी दैट विल टाइम पीरियड बाय 2। टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई रूट जी एच डिवाइड बाई 2, 2 ने 2 को मार दिया, कितना आएगा, पाई अंडर रूट एच बाई जी। ये आ गया बच्चों टाइम पीरियड ए से बी का। क्लियर है, ए ऑप्शन हो गया। स्पीड ऑफ इंसेक्ट व्हेन इट पासेस सेंटर, स्पीड ऑफ इंसेक्ट जब ये सेंटर पे गुजरेगा तो Vmax कितना आएगा आपके पास, Vmax आता है एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई ओमेगा। अब भाई साहब एम्पलीट्यूड निकाला जाए, एम्पलीट्यूड कितना है, ये रेडियस है आपके पास, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, वो एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड आपके पास आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो Vmax जो आपके पास बनेगा जैसे अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा, और इसके लिए कितनी है, अंडर रूट जी बाई एच। क्लियर? तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 10th का डी सही हो गया और 9th का ए सही हो गया। ठीक है बच्चों, हम 13 नंबर प्रॉब्लम कर रहे हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं है जो आपने पहले नहीं पढ़ा होगा, सब पढ़ा हुआ है, पर कई चीजों का एक साथ इसमें यूज हो गया। सबसे पहले तो ये बोला गया कि एक कंटेनर है, तो हमने मान लिया कि इस कंटेनर क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ ए नोट है, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा बच्चों, ए नोट एच नोट। इसने बोला एक पाइप से इसको भरते हैं तो भरने में 3 मिनट लगते हैं, तो मैंने बोला यार टोटल वॉल्यूम है ए नोट एच नोट। मान लो कि पाइप से जो पानी आ रहा है उसका फ्लो रेट है कुछ V1, तो आपके पास ए नोट एच नोट डिवाइड बाय V1 कितना आ गया आपके पास, 3 मल्टीप्लाई 60, क्योंकि मिनट में है मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। V1 के आपके पास है वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ इनलेट पाइप, तो इनलेट पाइप से जो वॉल्यूम आ रहा है वो V1 है पर यूनिट टाइम। ठीक है, ठीक। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे, अब मान लेते हैं कि अब इसे सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला कि इस कंटेनर को खाली होने में जो टाइम लगता है वो 2 मिनट लगता है, कंटेनर खाली होने में जो टाइम लगता है। तो किस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आ रहा होगा, मान लीजिए किसी h हाइट तक पानी भरा हुआ है। सबसे पहले मैं ये देख रहा हूँ कि भाई साहब उसका रिजल्ट क्या आएगा। मान लीजिए सवाल ये होता है कि एच नोट हाइट तक पूरा पानी भरा हुआ है तो खाली होने में कितना टाइम लगेगा, तो हम उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं। तो मैंने बोला किसी इंटरमीडिएट स्टेट पे मान लेता हूँ एच हाइट तक पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पे जो फ्लो वेलोसिटी आएगी आपके पास जो आउटलेट है वहां पे अंडर रूट 2GH आएगी। तो रूट 2GH एस इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, एस क्या बच्चों से क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू इतना वॉल्यूम फ्लो रेट बाहर निकल रहा है, तो किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्या, ADH बाई dt। क्लियर? आप यहां पे dt को इधर लेके DH को यहां पे ले आए, इनिशियल हाइट था h नोट, अब हो गया 0, तो यहां से जो टाइम आया वो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। इस टाइम की वैल्यू हम जानते हैं 120 सेकंड। तो मैंने इस क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू निकालना है, तो s की वैल्यू निकाला, t को यहां पे रख दिया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर? अब इसने बोला कि जो आपके पास में मैक्सिमम हाइट तक लिक्विड कहां तक फिल हो सकता है, तो मैंने बोला मैक्सिमम हाइट तक तब फिल होगा कि जब आने वाला वॉल्यूम और बाहर जाने वाला वॉल्यूम फ्लो रेट बराबर हो जाए, मतलब अंदर आने का फ्लो रेट और बाहर जाने का फ्लो रेट बराबर होगा तब मैक्सिमम हाइट आएगा। तो मैंने बोला फ्लो रेट इन और फ्लो रेट आउट, ये दोनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अगर आप देखेंगे इनका फ्लो रेट तो हमें पता है, दिस इज ए नोट एच नोट डिवाइड बाय 180, ये वाला एक्सप्रेशन यहां से निकाल दिया V1। और आउट का हमने यहां से कैसे निकाला, आउट का क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई एस, तो एस की वैल्यू बच्चों ये वैल्यू उठा के यहां पे डाल दी, और आपके पास में और जो v की वैल्यू है, जो ये v की वैल्यू वो रूट 2GH, ये रूट 2GH हो गया आपके पास, और ये वाली वैल्यू उठा के यहां पे डाल दी। आप दोनों को इक्वेट किया तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h नोट बाय 9। तो सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव लिटिल बिट था, पर इसमें चीजें दोनों देखी हुई थी। आपसे पूछा किधर में एम्प्टी होता है, ये भी आपको पता है, ये भी हम क्लास में देखते हैं, और भरने का तो सिंपल है ही, वो तो कोई भी समझ सकता है। और फिर इसकी कंसेप्ट लगाना, ये 3 कंसेप्ट इसमें लगे, तीनों कंसेप्ट ही हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, पर अलग अलग प्रैक्टिस होती है लोगों की। इस सवाल में एक साथ मिक्स करके दिया तो ठीक है सवाल, ये आप देख लीजिए। पॉइंट नंबर 17 बढ़िया सवाल है।
सवाल में अगर आप लैंग्वेज में थोड़ा पढ़ेंगे तो उसने बोला कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक स्टेशनरी साउंड सोर्स की तरफ। तो यहाँ पे एक सोर्स बना दिया, मान लीजिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ये इधर कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वो है बच्चों 160 हर्ट्ज, और इसको जो सुनाई दे रही है एफ एपरेंट वो है आपके पास 170 हर्ट्ज। पहले तो हम इसकी हेल्प से वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर निकाल लेते हैं। तो मैंने बोला एफ एपरेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन है 340 प्लस v 340 आपने किया, तो वेलोसिटी ऑफ जो ऑब्जर्वर आया 21.25। अब सवाल में ये बोला गया कि जब ये वाला ऑब्जर्वर 80 मीटर के पैन में मूव करता है, 80 मीटर मूव करता है, उतने टाइम में इसको कुछ कुछ आवाज सुनाई दे रही है। तो ठीक है, ये बात उसने बता दी, 80 मीटर जब ये मूव करता है तो कुछ कुछ आवाज सुनाई दे रही है। तो ड्यूरेशन ऑफ द बीप एमिटेड बाय द सोर्स, देखिए जो इसने को बीप सुनाई दी है वो टाइम इंटरवल है 80 डिवाइड बाय इसकी स्पीड। पर ये नहीं पूछा, उसने पूछा भाई साहब कि जो सोर्स ने जो बीट को एमिट किया उसका टाइम पीरियड कितना था। तो मैंने बोला इतना टाइम आपके पास में जो साउंड है, मतलब इतना टाइम उस बंदे ने बीट सुना, इतने टाइम बीट सुना। क्लियर? अब सोचिए, मान लीजिए सोर्स से कोई बीट नहीं, कोई साउंड निकला, तो वो टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? 340/t। मेरी बात समझ में आ रही है? और आप इस वाली डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, अब देखिए अगर आप देखेंगे तो ये भी भाई साहब 20 से जा रहा, साउंड 340 जा रही है, तो v रिलेटिव जो आपके पास में है 340 प्लस v। तो आप इस लेंथ को खाने में, जैसे यहां से t टाइम में 340 मल्टीप्लाई t, इतनी लेंथ की साउंड उसने एमिट कर दी। अगर आप वेव लेंथ की टाइप में देखें तो 340 t लेंथ की साउंड उसने एमिट कर दी। पर ये ऑब्जर्वर इतनी लेंथ को खाने में t टाइम नहीं लेगा। वो कितना टाइम लेगा आपके पास? 340 t डिवाइड बाय v रिलेटिव, और v रिलेटिव कितना? 21 प्लस 25 प्लस 340, ये v रिलेटिव है आपके पास। समझ के देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास में कोई लेंथ है साउंड की, जो आपके पास में वेवलेंथ नहीं, जितनी लेंथ में साउंड चला गया वो मान लीजिए कुछ vt है, और साउंड चल रही है 340 से, आप चल रहे थे 21.25 से, तो आप जो खाएंगे इसको, खाने का जो वेलोसिटी होगा दैट विल 340 प्लस 21.25। तो मैंने बोला भाई साहब कितनी लेंथ की खाएगा, ये तो पूछा है कि भाई साहब इतने टाइम इंटरवल में कितनी लेंथ की जो साउंड होगा वो सुन लेगा। तो मैंने बोला मान लीजिए टी टाइम में कुछ मतलब इतनी लेंथ की हो गया 340 टी, इतने टाइम तक की हो गया वो, और ये टी तो वही टाइम है कि जितने टाइम में वो बीट प्रोड्यूस, जो साउंड प्रोड्यूस करेगा। आप यहाँ सोल्व करें, टी की वैल्यू 4 सेकंड आ जाएगी। सोल्यूशन कुछ अजीब सा लिखा हुआ है, आप ऐसे प्रोसीड करेंगे तो इजीली आपको ये बात समझ जाएगी। ठीक है।